पहला क्वेश्चन हमने देखा था कि तुलनात्मक राजनीति का अर्थ, उसकी परिभाषा, उसकी प्रकृति और उसका क्षेत्र क्या है। सेकंड क्वेश्चन आएगा कि तुलनात्मक राजनीति की उद्गम की प्रक्रिया समझाइए। उद्गम यानी कि इसके विकास की प्रक्रिया क्या है, इसके विकास में किस किस वैज्ञानिक ने अपना अपना योगदान दिया है। तो हम बात कर रहे हैं तुलनात्मक राजनीति के विकास की। तो तुलनात्मक राजनीति केवल आधुनिक युग की देन नहीं है, बल्कि इसका गौरवपूर्ण अतीत है। तुलनात्मक राजनीति के विकास की गाथा अरस्तु से प्रारंभ होती है। अरस्तु ने ही सर्वप्रथम 158 देशों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन करके राज्य संबंधी सिद्धांतों की नींव रखी थी। अरस्तु के बाद अनेक विचारक सदैव यही बात सोचते रहे हैं कि कौन सी शासन व्यवस्था किस समाज के लिए उपयुक्त हो सकती है। उनकी इसी बात में तुलनात्मक शब्द का समावेश हो जाता है। अरस्तु के बाद मैकियावेली, मॉन्टेस्क्यू, मार्क्स आदि विद्वानों ने तुलनात्मक विश्लेषण का विकास किया है और तुलनात्मक राजनीति का विकास किया है। इस तरह लंबे विकास के दौर से गुजरती हुई तुलनात्मक राजनीति अपनी वर्तमान अवस्था तक पहुंच पाई है। अनेक उतार चढ़ाव से परिपूर्ण तुलनात्मक राजनीति आज एक स्वतंत्र विषय के रूप में विराजमान है। उसके कुछ 3 पॉइंट हमारे सामने आएंगे। द्वितीय विश्व युद्ध तक तुलनात्मक राजनीति का विकास। सेकेंड, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तुलनात्मक राजनीति का विकास। थर्ड, तुलनात्मक राजनीति की वर्तमान स्थिति क्या है। हम देख लेते हैं द्वितीय विश्व युद्ध तक तुलनात्मक राजनीति का विकास। द्वितीय विश्व युद्ध तक तुलनात्मक राजनीति के विकास में सबसे पहले नंबर नाम आता है अरस्तु का योगदान। अरस्तु ने क्या क्या योगदान दिया है, तो अरस्तु को तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत दृष्टिकोण का जनक कहा गया है। अरस्तु ने सबसे पहले 158 देशों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन करके शासन प्रणालियों को क्रमबद्ध किया। उसने सबसे अच्छी और सबसे बुरी शासन प्रणाली पर अपने विचार प्रस्तुत किए। उसने अपनी पुस्तक में राजनीति की अध्ययन पद्धतियां संबंधी प्रश्न उठाए और उनका समाधान भी किया। उसने आगमनात्मक पद्धति का प्रयोग करके राजनीति शास्त्र को वैज्ञानिक बनाने का प्रयास सर्वप्रथम किया। उसने अपनी वैज्ञानिक पद्धति के बल पर तत्कालीन शासन व्यवस्थाओं का गहरा अवलोकन किया और उनसे प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर ही राज्य संबंधी सिद्धांतों का निरूपण किया। अरस्तु ने राजनीति शास्त्र को अन्य शास्त्रों से अलग करके एक स्वतंत्र शास्त्र की पदवी प्रदान की। इसी कारण अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। जिस तरह से प्लेटो का जो अध्ययन होता था वह आदर्शवाद था, और उसी तरीके से जो अरस्तु है उसने आदर्शवाद को न अपना करके यथार्थवाद पर जोर दिया है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि मैकियावेली ने राजनीति विज्ञान के विकास में क्या योगदान दिया है। तो मैकियावेली और पुनर्जागरण का काल। बौद्धिक पुनर्जागरण के काल में राज्य को देवी संस्था की बजाय मानवकृत संस्था बताया गया है। इस युग में मानववाद और बौद्धिक स्वतंत्रतावाद का प्रचार हुआ। इस युग में मानव को ही प्रत्येक वस्तु का मापदंड माना गया। मैकियावेली ने बौद्धिक पुनर्जागरण काल का प्रतिनिधि होने के कारण राजनीति शास्त्र में पद्धति संबंधी प्रश्न फिर से उठाए और अपनी पुस्तक में बताया कि राजनीति का व्यवस्थित और तुलनात्मक अध्ययन क्यों जरूरी है। उसने राज्य कला और प्रशासन कला के बारे में नए नए विचार प्रस्तुत किए। उसने अपनी पुस्तक द प्रिंस में बताया कि एक सफल शासक में कौन कौन से गुण होने चाहिए, और इस पुस्तक में राजनीतिक व्यवहार और शासन कला के बारे में विस्तार से बताया। उसने अच्छे और बुरे शासन पर अपने विचार प्रकट किए। अपने ये विचार प्रकट करने से पहले उसने शासन व्यवस्थाओं को गंभीर अध्ययन किया, और इस समय इटली राष्ट्रीय एकता के अभाव में कमजोर व पिछड़ा राष्ट्र था। इसलिए उसमें इटली को शक्तिशाली बनाने के लिए प्रिंस में बताया कि शक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है। इस तरह मैकियावेली का ग्रंथ द प्रिंस तुलनात्मक अध्ययन का सार है। उसमें सबसे पहले धर्म व राजनीति को पृथक करके उसके औचित्य पर प्रकाश डाला। उसने अपने विश्लेषणात्मक अध्ययन के आधार पर ही वास्तविक परिस्थितियों का अध्ययन करके कारणों की खोज की और सामान्य निष्कर्ष प्रस्तुत किए। उसने अनुभववाद और इतिहासवाद का मेल करके अपने तुलनात्मक अध्ययन का विकास किया। तुलनात्मक समस्याओं की जड़ें इतिहास में तलाश की और राजनीतिक समस्याओं का हल खोजा। उसने राजनीतिक चिंतन का उद्देश्य सामाजिक अभियंत्रण को बताया तथा श्रेष्ठ समाज की रचना के उपाय भी बताएं। इस प्रकार निष्कर्ष तौर पर कहा जा सकता है कि मैकियावेली ने ऐतिहासिक, पर्यवेक्षणात्मक, यथार्थवादी और वैज्ञानिकता के गुणों से भरपूर आगमन अध्ययन पद्धति का प्रयोग करके तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। उसके अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य विभिन्न प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं का तुलनात्मक विवेचन करके इटली के लिए उपयुक्त शासन व्यवस्था की तलाश करना था। अपनी पुस्तक द प्रिंस के माध्यम से उसने अपने इस उद्देश्य को प्राप्त किया। उसके बाद फिर हम बात करते हैं मॉन्टेस्क्यू का योगदान। देख रहे हैं मॉन्टेस्क्यू का योगदान। इसके पहले मॉन्टेस्क्यू का पुनर्जागरण का काल हमने देखा। तो मॉन्टेस्क्यू का जो योगदान है उसमें क्या दे रखा है, तो बुद्धिवादी युग का विचारक होने के नाते मॉन्टेस्क्यू ने अपने चिंतन का लक्ष्य सामाजिक अभियंत्रण की बजाय संवैधानिक अभियंत्रण को बनाया। उसने अनुभूतिमूलक और निरीक्षण के आधार पर वैज्ञानिक व ऐतिहासिक पद्धति को अपनाकर राजनीतिक समस्याओं का विवेचन वास्तविक परिस्थितियों के संदर्भ में ही किया था। और इनकी फेमस पुस्तक है जिसका नाम है स्पिरिट ऑफ द लॉस, में संविधान के निर्माण की कला को वैज्ञानिक आदान प्रदान किया और बताया कि सरकारों का संगठन कैसे किया जाए। उनकी रुचि इस बात में थी कि सरकार का निर्माण कैसे हो, इस बात में नहीं कि शासकों का कैसा व्यवहार करना चाहिए। उनका ग्रंथ द स्पिरिट ऑफ द लॉस आधुनिक समस्याओं का दिग्दर्शन है। उसने इस ग्रंथ में सरकारों के उदय, विकास और पराभव पर विचार करते हुए तुलनात्मक पद्धति का ही सहारा लिया है।
उसके बाद फिर हम उनके विचार देखने के बाद फिर हम देख लेंगे इतिहासवाद का युग क्या है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद फिर आएगा पॉइंट इतिहासवाद के विरुद्ध प्रक्रियाएं कौन कौन सी है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद राजनीतिक विकासवाद का युग, यह देखने के बाद ये सारी बुक्स जो हैं ये देख सकते हैं, एक्स्ट्रा में दे रखा है। फिर हम देखते हैं मोस्टली इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तुलनात्मक राजनीति का विकास। यद्यपि द्वितीय विश्व युद्ध तक तुलनात्मक राजनीति के विकास में अनेक प्रयास हुए। उनके विकास में पेरेटो, मोस्का, मिथेल्स, मैक्स वेबर जैसे समाजशास्त्रियों ने भी अपना योगदान दिया, लेकिन कुल मिलाकर तुलनात्मक राजनीति का विकास धीमी गति से ही हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रों की संख्या में भारी वृद्धि हुई। शक्ति के फैलाव तथा साम्यवाद के उदय के कारण तुलनात्मक अध्ययन को भी अपनी परंपरागत सीमाएं छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा। इसके बाद तुलनात्मक राजनीति में बृहत स्तरीय तुलनाओं को विशेष स्थान प्राप्त हुआ। राजनीति की प्रकृति और क्षेत्र का विस्तार हुआ। राजनीति की प्रकृति की विस्तृत धारणा का विकास हुआ और राजनीति से संबंधित गैर राजनीतिक तत्वों का अध्ययन भी तुलनात्मक राजनीति में होने लगा था। उसके बाद फिर हम देख लेते हैं आमंड और पावेल ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तुलनात्मक अध्ययन के बारे में 4 तत्वों का समावेश स्वीकार किया है। तुलनात्मक राजनीति की अनुभविक सीमा का विस्तार, वैज्ञानिक परिशुद्धता पर जोर, राजनीति के सामाजिक परिवेश पर बल, तुलनात्मक विश्लेषण के नवीन उपागमों का प्रयोग। इन तत्वों के तुलनात्मक राजनीति के विकास का अध्ययन निम्न प्रकार से किया जा सकता है। 4 पॉइंट की डिटेल दे रखी है। उसके बाद फिर लास्ट में हम लिखेंगे कि तुलनात्मक राजनीति की वर्तमान स्थिति क्या होती है। तो तुलनात्मक राजनीति का महत्व उसकी वर्तमान स्थिति पर ही निर्भर है। वस्तुतः आज की जटिल समाज व्यवस्थाओं के संदर्भ में राजनीति को केवल औपचारिक संस्थाओं और शासन के अंगों की जानकारी के आधार पर नहीं समझा जा सकता। आज राजनीति सामाजिक प्रक्रिया का एक आयाम है। राजनीतिक प्रणाली सामाजिक प्रणाली का ही एक हिस्सा है। आज विभिन्न शासन प्रणालियों या शासन के अंगों में प्रकट रूप से अनेक समानताएं व असमानताएं हैं। इसलिए तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति बहुत जटिल हो गई है। अपने लंबे इतिहास से परिपूर्ण तुलनात्मक राजनीति का वर्तमान स्वरूप अनिश्चित, अस्पष्ट और असंतोषजनक है। आज तुलनात्मक राजनीति एक संक्रमण काल के दौर से गुजर रही है। प्रतिदिन राजनीतिक व्यवस्थाओं की कार्यप्रणाली और राजनीतिक व्यवहार में नए नए परिवर्तन हो रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के शासन का अंत, इराक में सद्दाम हुसैन की अधिनायकता का अंत, शीत युद्ध का अंत, राजनीतिक व्यवस्थाओं की कार्यप्रणाली पर आतंकवाद का प्रभाव आदि तथ्यों के संदर्भ में तुलनात्मक अध्ययन में स्थायित्व का गुण आना असंभव हो गया है। यद्यपि इन देशों की राजनीति का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए नई नई तकनीकें या प्रविधियों को प्रयोग में लाई जा रही है। विकासशील देशों को राजनीति का अध्ययन करने के लिए राजनीतिक व्यवस्था को पश्चिम और आधुनिक आदि में बांटा गया है। मैक्स वेबर ने राजनीतिक व्यवस्था को सामंतवादी, बुजुर्गवादी व सर्वहारा में, कोलमैन ने प्रतियोगात्मक और अर्ध प्रतियोगात्मक तथा सत्तावादी, डाहल ने प्रजातंत्र, पुरोहित तंत्र तथा सौदेबाजी आदि में विभाजित किया है। प्रसिद्ध राजनीति शास्त्रियों ने राजनीतिक व्यवस्था के तत्वों पर भी विचार किया है। स्टर्न ने इन्हें आगत निर्गत के रूप में बांटा है। कोलमैन व एप्टन ने राजनीतिक व्यवस्थाओं के संगठकों पर प्रकाश डालते हुए दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया व निकट पूर्व के राज्यों के बारे में भी